हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार। आज का टॉपिक जो है स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ लिया था। फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या था, उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4-5 को कंपाउंड एग्जाम्पल देकर आपको निकालने के लिए बता दिया था एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आज को उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज का टॉपिक आया है स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल। स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल का मतलब क्या हुआ कि फेनाइल एस्टर का निर्माण करना है। अब फेनाइल एस्टर का निर्माण कैसे होती है तो ये तो मैं बताऊंगा, रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा, उसका मैकेनिज्म भी दूंगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है थोड़ी सी बात कि स्टरीफिकेशन के अंतर्गत आपको 2 चीज पढ़ने के लिए मिलेगी। पहला मिलेगी फ्राइज रीअरेंजमेंट और दूसरा मिलेगी बेंजोलेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों के अंतर्गत क्या चीज होती है। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल मतलब फॉर्मेशन ऑफ फेनाइल एस्टर, तो उसके अंतर्गत भी इसी का निर्माण होगी फेनाइल एस्टर की। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्टरीफिकेशन में जो प्रेजेंस लिया जाता है वो खासकर बेस लिया जाता है। बेस इस कारण लिया जाता है कि प्रोटॉन को अपनी ओर खींचे, प्रोटॉन को अपनी ओर क्या करे, खींचे, H+ आयन को खींचे। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं कर रहा हूं स्टरीफिकेशन, जैसे अल्कोहल में मैंने आपको बताया था कि स्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल क्या थी कि अल्कोहल से हमको एस्टर का तो निर्माण हुआ था, लेकिन अल्कोहल से एस्टर के निर्माण के दौरान क्या चीज की उपस्थिति लिए थे, तो वहां पर पिरिडीन की उपस्थिति किए थे। और पिरिडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। पिरिडीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जैसे फायर रिएजमेंट की बात करेंगे, आगे बेंजोलेशन की बात करेंगे, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज करेंगे। तो अभी जो हम चल रहे हैं स्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल में, तो सबसे पहला है क्या कि एसिड क्लोराइड के द्वारा मतलब एसिड क्लोराइड से फेनाइल एस्टर का निर्माण कैसे होती है। मतलब जब फेनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फेनाइल एस्टर कैसे बनता है ये हम करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक आ गया, उसका पहला रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। जिसके सफिक्स में जोड़ा था ऑयल हैलाइड। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि ये है एस्टर, RCOOR-, ये एस्टर है। अब एस्टर में ध्यान देनी है कि एस्टर का नामकरण कैसे करते हैं, तो ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं बता देता हूं। जो ये देखिए, ये R है, ये R' है। R' जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये साइड चेन में एल्काइल जुड़ता है। इसमें R' को क्या लिखा जाता है, एल्काइल। और जब ये कार्बन से R जुड़ा हुआ रहे तो इसका नाम होता है एल्कानोएट, ठीक है। तो इसी तरह से एल्काइल एल्कानोएट लिखाता है। अगर इसका नाम चलेंगे तो फिनाइल एल्कानोएट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए एसिड क्लोराइड के द्वारा हम कैसे स्टरीफिकेशन कराते हैं। मतलब अब यहां पर देख रहे हैं ये है फिनॉल, जब फिनॉल को एसिड क्लोराइड कुछ भी ले लेते हैं CH3COCl, इसको पिरिडीन के उपस्थिति में कराते हैं। पिरिडीन तो क्या करती है, जो ये पिरिडीन जो
है बेस की तरह कार्य करती है। पिरिडिन क्या करती है? बेस की तरह कार्य। अब बेस का काम क्या है कि H प्लस मतलब एसिड को अपनी ओर खींचना। तो यहां देखिए, यहां पिरिडिन जो है H प्लस को अपनी ओर खींचेगी तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। और जब ये ध्यान देना है, जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगी तो ये बॉन्ड क्लोरीन लेकर बाहर निकल जाएगी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। एक गैसिंग द्वारा मैं इसका रिएक्शन निकाल रहा हूं। तो अब देखिए, यहां से पिरिडिन क्या हुआ, H प्लस आयन को बाहर निकाला। जब ये कंपाउंड टूटा तो इसमें से Cl बाहर निकला, मतलब H और Cl बाहर निकल गया। HCl क्या हुआ? बाहर निकल गया। जो आपको प्रोडक्ट बच रही है वो प्रोडक्ट ये है। देखिए प्रोडक्ट है क्या, तो यहां पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है तो इससे आके जुड़ेगा पॉजिटिव वाला। ये बॉन्ड तो टूटा ही था, पॉजिटिव जुटा यहां पे कार्बन, और कार्बन से O और यहां पर है CH3। देखिए RCOOR ये है फेंजाइल। तो भाई इसका नाम क्या है? तो नामकरण के लिए पहले ही मैंने बता दिया कि जो कंपाउंड O से जुटा हुआ रहेगा उसका नाम एल्काइल, तो इसका नाम फेनॉल है तब फेनाइल, इसका नाम कुछ हो गया फेनाइल। अब यहाँ पर ध्यान देना, एस्टर है तो एस्टर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो एल्कानोएट। तो देखिए 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का अल का नाम होता है इथन, तो इथन और अंत में OH जोड़ देंगे तो फेनाइल इथन OH। ये तो हुई हमको फिनॉल है, एसिड क्लोराइड है, जिसको हम बोल सकते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। अब बताइए इसका मैकेनिज्म की बात किया जाए तो मैकेनिज्म भी दे सकता हूं। मैकेनिज्म देख लीजिए आप, जैसे ध्यान देना है, यहां पर मैकेनिज्म दे रहे हैं। सबसे पहले चलिए यहां से चलते हैं। देखिए ये है OH, ठीक है। इसको पिरिडिन के उपस्थिति में किए। पिरिडिन का स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए यहां पर पिरिडिन यही है, 5 कार्बन का एक रिंग होती है, और उस रिंग में एक नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी होता है, और सब कार्बन जो है डबल बॉन्ड से घिरा हुआ रहता है, अल्टरनेट कार्बन। देखिए यही पिरिडिन है। देखिए यहां पर ध्यान देना है कि पिरिडिन में क्या है कि यहां पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर मतलब बेस की तरह तो कार्य कर ही रहा है। तो जब लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसको चाहिए क्या, कम इलेक्ट्रॉन वाला। तो कम मतलब एक प्रोटॉन चाहिए। तो बेस होने के नाते H प्लस आयन को अपनी ओर खींचती है। जब H प्लस आयन अपनी ओर खींचेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये बाहर चली जाएगी। देखिए ये इसको दे दी, ठीक है। जैसे ही ये कंपाउंड नाइट्रोजन जो है उसको दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो कंपाउंड बचा है O पर माइनस, और यहां पर ध्यान देना है आपको कि यहां पर जैसे ही कंपाउंड को ले आए तो इसका जो प्रोडक्ट बना है, यहां पर मैं दे रहा हूं प्रोडक्ट। देखिए यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर नाइट्रोजन, यहां से जैसे ही आके हाइड्रोजन जुटा तो यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये जो है अल्टरनेट कंपाउंड है। अब इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं, तब इसको अब करना है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। देखिए CH3CO, यहां पर Cl, यहां पर देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच मतलब क्या बोले थे, यहां पर ध्यान देना है कि ऑक्सीजन जिस कंपाउंड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर वह कंपाउंड, ध्यान देनी है, वह कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वह पोलर बॉन्ड बनाता है। तो पोलर बॉन्ड देखिए ये दोनों के बीच में भी, ये दोनों के बीच में भी है। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड टूटकर ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। जब अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर ध्यान दें, ये अपनी ओर खींच रही है तो इस पे आया पार्शियल निगेटिव, ये कार्बन पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे ही ये कंपाउंड को जब यहाँ पर हम तोड़े तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये कंपाउंड जो है ये पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण ये निगेटिव वाला से जाके अटैक कर लेता है। देख लीजिए अटैक कर रहा है,
ध्यान देना। अटैक यहां पर का बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन से ये कार्बन, ध्यान नहीं है, ऑक्सीजन से ये कार्बन और ये कार्बन से, ध्यान नहीं है, ये कार्बन से एक CH3 एक O एक Cl, ये कार्बन से है एक O एक CH3 और एक है Cl और ये ऑक्सीजन जो है यहां पर निगेटिव चार्ज है। फिर यहां पर क्या हुआ कि प्रीडीन जो है हाइड्रोजन को लेकर निकला था तो नाइट्रोजन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज था। जब ये नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब निगेटिव वाला। तो यहां पर क्या करता है, यहां पर आकर ये क्लोरीन को अपनी ओर खींचता है। तो ये क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण इससे इसका अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जब ये कार्बन पर एक बॉन्ड घटती है तो इसको पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना बैक बॉन्डिंग कर देता है, जो प्रोडक्ट के रूप में इस तरह का मिलता है। देखिए डायरेक्ट इसको भी हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में ये मिला। क्या मिला तो देखिए पहले बेंजीन था, बेंजीन हो गया, बेंजीन से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद ध्यान देता है यहां पर कार्बन है, कार्बन हो गया, यहां से क्लोरीन बाहर निकला। तो जब क्लोरीन बाहर निकला तो इस तरह का कंपाउंड हुआ था। देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन जुटा, इस तरह का कंपाउंड। क्यों? तो यहां पर पॉजिटिव आई क्लोरीन के लेके पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ हो गया, बैलेंस हो गया। तो यही प्रीडीन का अपना कंपाउंड था। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लेके निकला तो यहां पर आ गया पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर दिया। तो देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से घिर गया और यहाँ पर जो पहले से पॉजिटिव था ये दे दिया अपना, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो गया, कैंसिल हो गया और ये CH3 है। तो इसी को कहा गया फिनाइल इथाइल OH। ठीक है, तो ये तो मैकेनिज्म के द्वारा भी इसको हम समझा दिए है। ये बार बार आ रही है, एक बार आओ पहले भी अल्कोहल में आई थी, लेकिन यहाँ पर यही खाली प्रॉब्लम था कि R डैश की जगह पर वहां पर क्या था, कोई ग्रुप होगा, CH3 होगा, तो अब यहाँ पर फिनाइल आ गया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपीट करिए, मैकेनिज्म को देखिए। ऐसे रिएक्शन तो बोला ही गया है क्या कि जब तक मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं होगी। मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन बहुत फास्ट रूप में समझ में आती है और याद करिएगा तो आज याद करिए, कल भूल जाइएगा। और मैकेनिज्म के द्वारा चलिएगा तो आज अगर मैकेनिज्म सही पूर्वक कर लेते हैं तो उसको लाइफ टाइम में कभी भी यूज करके हम रिएक्शन को निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको मैकेनिज्म भी समझ में नहीं आएगी। और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो मैकेनिज्म के सहारे आप किसी भी रिएक्शन को गेसिंग तरीका से डायरेक्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिससे आपको टाइम भी बच सकती है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद तो बच्चों सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकेंड जो हम करते हैं विथ एनहाइड्राइड। अब फिनॉल को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आती है ये तो आप भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, RCOCOR डैश। अब यहां पर बात रहती है क्या कि ये R डैश, देखिए ध्यान देनी है थोड़ी सी, R और R डैश बराबर भी हो सकती है, R और R डैश बराबर ना भी रह सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपको नामकरण पर। अगर R या R डैश बराबर रहा, मतलब यहाँ पे CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये दोनों का एक ही नाम होती है, ठीक है ना। ओनली फॉर ओइक एनहाइड्राइड जुड़ता है लास्ट में नामकरण में। लेकिन अगर जो दोनों डिफरेंट रहेगा, अगर यहाँ पर 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन, या यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन, तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल में पहले ओइक और उसके बाद जो कंपाउंड आएगा उसमें भी ओइक और अंत में एनहाइड्राइड जोड़नी है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन, तो एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन इधर और इधर भी 2 कार्बन,
तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन हो, 3 कार्बन इधर, तो 2 कार्बन का नाम ईथ और 3 कार्बन का नाम प्रो। तो पहले लिखेंगे इथानोइक प्रोपनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, तो ये 3 कार्बन का नाम रहता है 3 और ये 4, तो 3 कार्बन का नाम हो गया क्या, चलिए प्रोप, और 4 कार्बन का नाम ब्यूट, तब ब्यूटन ओइक प्रोपन ओइक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये डिफरेंट कार्बन के लिए नामकरण थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जबकि सेम कार्बन के लिए नामकरण वही रहती है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि जब फिनॉल को देख लीजिए, यही है फिनॉल, फिनॉल को अनहाइड्राइड हम सेम कंपाउंड ले रहे हैं, देखिए अनहाइड्राइड के साथ बस वही है वो पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में किए कुछ नहीं करना है। पिरिडीन का काम है H+ आयन को खींचना, H+ आयन को खींचेगी, इस पे आएगा माइनस, इस पे आ गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड को तोड़ेंगे, या तो इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए, इधर की ओर तोड़ेंगे तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, ध्यान देना प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा। जो यहाँ पर कंपाउंड तैयार होगी वो कंपाउंड रेडी हो गई, देख लीजिए प्रोडक्ट हमको मिल गया। वहां पर O है, O के बाद O से कौन आके जुड़ेगा, ये कार्बन, कार्बन यहाँ पर O है और यहाँ पर CH3 है, तो एक तो एस्टर मिल गया, दूसरा कंपाउंड क्या बचा, तो ध्यान देना CH3 है, CO है, CO के बाद फिर हमको क्या बचा, O बचा, और O से देखिए इस पे निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव बचा हुआ था, H आ गया। मतलब इसका नाम जो अगर लिखते हैं तो फेनाइल, ध्यान देना फेनाइल इथेनोएट, देखिए ये ना होगा, लेकिन अगर इसका नाम चलते हैं तो इथेनोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब फिनॉल को अनहाइड्राइड के साथ कर रहे हैं, इसका नाम है क्या, इथेनोइक अनहाइड्राइड, इसका नाम तो पता ही है फिनॉल, कि जब फिनॉल को अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलती है, वो भी फिनाइल इथेनोएट मतलब एस्टर, और एक मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका मैकेनिज्म की बात किया जाए तो मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए मैकेनिज्म, ध्यान देनी है थोड़ी सी बात। जैसे ये है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, इसको पिरिडीन की उपस्थिति में किए तो पिरिडीन का काम है H+ आयन को निकालना, इधर की ओर तोड़ा, इस पे माइनस इस पे प्लस आ गया, यहाँ पर जो कंपाउंड आ गया है अभी देखते चलना है, यहाँ पर ध्यान देनी है, यहाँ पर आ गया O पर माइनस, ये क्या करेगा अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, अनहाइड्राइड यहाँ पर है CH3CO O CO और CH3 इस तरह का। जब इसको करा रहे हैं तो इसको ये निगेटिव है, इसको चाहिए पॉजिटिव, तो सबसे पहले क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचा, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया निगेटिव, ये कंपाउंड जाके यहाँ से जुटा, ध्यान नहीं अभी ये कंपाउंड क्या किया यहाँ से जुटा, लेकिन यहाँ से जो H+ निकला था वो H+ क्या किया कि यहाँ पर देख रहा है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये कंपाउंड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H+ जो है इसको लेकर बाहर निकल गया। जब इसको लेकर बाहर निकल गया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको बना CH3COOH, देखिए यही बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकल गया तो ये कार्बन पर एक बॉन्ड कमा है, ये तो इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, एक ही लाइन में हम मैकेनिज्म ले रहे हैं। फिर रिपीट कर देंगे, आपको बोलिएगा नहीं समझ में आएगा तो। ये क्या है, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव चाहिए, ये डबल बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड अपना पाई इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन ऊपर चल गया, यहाँ पर बच गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इससे आके जुड़ा हुआ है, यहाँ से H+ निकल रहा था, ये किसी लिविंग ग्रुप को खोज रहा था, H+ है इसको माइनस चाहिए, यहाँ देखा गया क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या किया कि अपना बढ़िया बात लेके H के साथ निकल गया, H के साथ निकला CH3COOH हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। प्रोडक्ट जो ये है ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि कार्बन पर देखिए एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड इधर, ध्यान देना, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, वो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड ना, इसको बॉन्ड घट रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या किया इसको सपोर्ट कर दिया, खोलोगे देख लीजिए जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, ध्यान देना। पहले क्या था इसको हम दिखाते, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन से आके कौन जुड़ रहा है, C, चलो ये ऑक्सीजन से आके जुड़ रहा है C जोड़ दिए, C से क्या जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर था एक निगेटिव,
ठीक है, ये तो लिविंग ग्रुप था, H+ लेके इसको निकालेंगे बाहर, तो बाकी बच गया वो CH3, यहाँ पर CH3 को दिखाते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं क्या कि ये क्या किया था, ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन इसको निगेटिव हुआ था, इसको बॉन्ड कमी होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पर आ गया था कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बताइए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई अंतर है, फिनाइल ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बाद CH3, देखिए आ गया, और CH3 COOH जो निकला था ये है मैकेनिज्म। तो ये सब तो हम पहले पढ़े हुए हैं, इस सबको हम स्पीड में थोड़ा सा खींच रहे हैं, और आपको पहले भी बता दिए हैं कि मैकेनिज्म सबकी संभव नहीं होती है, लेकिन जब तक मैकेनिज्म नहीं देते हैं तब तक हमको खुद नहीं संतुष्टि होती है। तो यहाँ पर ध्यान देनी है आपको कि जो मैकेनिज्म बता रहे हैं उसको भी आप गौर से देखिए, रिपीट करिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, नोट्स क्लियर करिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों थर्ड रिएक्शन है फ्रिज रीअरेंजमेंट। फ्रिज रीअरेंजमेंट, तो फ्रिज रीअरेंजमेंट में क्या होती है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। फ्रिज रीअरेंजमेंट में होती है क्या कि जब फेनाइल एस्टर में रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट का मतलब होती है एटम को एक जगह से दूसरे जगह, और जहां उसको स्थापित कर रहे हैं तो वहां से किसी एटम को हटाएंगे तो उस एटम को उसी जगह, मतलब इसका जगह ये और इसका जगह ये, रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ। जैसे ध्यान देना है कि अगर ये पेन है, ये पेन का भाग है, अगर इसको हम खोल के ये पट्टी लगा रहे हैं तो इसको खोल के ये साइड में लगा देंगे, रीअरेंजमेंट यही हुआ। तो फ्रिज रीअरेंजमेंट का यही है, और इसमें क्या होती है कि जब फेनाइल एस्टर को, ध्यान देनी है, लिख दिया स्टेटमेंट कि when phenyl ester are treated with, ध्यान दें, anhydrous AlCl3 in the presence of carbon disulfide then occurs फ्राइज रीअरेंजमेंट। मतलब इसका हिंदी में अगर बात करते हैं कि जब फेनाइल एस्टर को, ध्यान देनी है, जब फेनाइल एस्टर को अनहाइड्रस AlCl3 का मतलब क्या हुआ, तो अनहाइड्रस AlCl3 का मतलब H+ को बाहर निकालना, लुइक एसिड है ये, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड यहां पर जो है सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तब वह अभिक्रिया फ्राइज रीअरेंजमेंट शो करती है और कार्य होता है, ठीक है। तो इसका पहले रिएक्शन हम देते हैं, और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसमें हम बताएंगे, और इसका मेन थ्योरी जो है नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, उसमें उस थ्योरी में आपको मैं 100% समझा दूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, और पहले भी मैंने बताया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यही है फेनाइल एस्टर, चलिए COOCH3, फेनाइल एस्टर, चलिए ये है फेनाइल एस्टर, OCOCH3। जब फेनाइल एस्टर को अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में, जो सॉल्वेंट का कार्य करती है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो इस रिंग में से कहीं से भी H+ आयन, अब जब बात करते हैं कि जब इस तरह के कंपाउंड है, तो ये जो है ध्यान देना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है 2 लोन पेयर, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन होने के कारण +M इफेक्ट को प्रभाव करता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब, मेजोमेरिक इफेक्ट का अर्थ क्या है कि अपने लोन LP को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट करता है,
जब रिंग में ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक ऑर्थो और एक पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसका पूरा विवरण, पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जब आप पढ़ेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 100% बताएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी हम बात समझते हैं, इसमें हम मैकेनिज्म देना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन को ठेलता है, आगे की ओर डोनेट करता है, तो एक ऑर्थो, एक पारा, एक ऑर्थो, मतलब ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो बाहर की कंपाउंड जो होती है वही ऑर्थो और पारा से जुड़ना चाहती है। तो यहाँ पर तो हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं ना, रीअरेंजमेंट की रीअरेंजमेंट अगर ऑर्थो और पारा से अगर जोड़े तो ऑर्थो और पारा पर अभी हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन हटेगी और ये कंपाउंड आके या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर जुटेगी, ये ना होगी। तो देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी, यहाँ पर कुछ आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों करेगी, तो यहाँ पर H+ निकलेगा, यहाँ पर निगेटिव, ये आके यहाँ से जुड़ेगी, या तो यहाँ से H+ निकलेगा, ये आके यहाँ पर जुड़ेगी। मतलब आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाली है वो प्रोडक्ट है, ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पर O है, अब O है तो रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ये कंपाउंड इधर की ओर टूटे, इस पे निगेटिव है, यहाँ से H+ निकल रहा है, या यहाँ से H+ निकल रहा है, और तो यह पारा ही होगी, तो H+ निकल रहा था, OH हो गया, यहाँ से आके जुड़, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकली थी तो यहाँ से आके क्या जुड़ी, COCH3। अगर कोई कहा कि हम ऑर्थो ने अभी पारा से निकालना चाहते हैं तो आप पारा से भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये कंपाउंड है, तो ये हो गया OH और नीचे आके जुट गया COCH3। बाकी इसका नामकरण किस तरह से करेंगे, तो नामकरण की बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंपाउंड हमको बना, प्रोडक्ट जो बना, ये प्रोडक्ट हमको कीटोन का रूप है। कौन रूप है, देखिए, ये RiCO, तो ये कीटोन हो गया, ये भी प्रोडक्ट कीटोन हो गया, दोनों कीटोन है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इसका नाम जो होती है, जैसे यहाँ पर COCH3 रहता है, तो ये जब कीटोन रहती है तो इसका नाम होती है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। तो ध्यान देना, एसीटोफिनॉन होती है, जैसे यहाँ पर रहेगा COO, तो बेंजोइक एसिड, यहाँ पर रहेगा CHO, बेंजिल्डिहाइड, यहाँ पर आता है OH, तो फिनॉल। उसी तरह से यहाँ पर अगर कीटोन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होती है एसीटोफिनॉन। अब यहाँ पर बात करनी है क्या, कि ये कंपाउंड कीटोन है और ये है अल्कोहल, तो ये दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो कीटोन का ज्यादा होती है। तो कीटोन का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होने के कारण इसको साइड चेन में लिया जाता है। अब साइड चेन में लिए तो यहाँ पर ये इसका पूरा नाम जो हो गया एसीटोफिनॉन हो गया। अब काउंटिंग करेंगे तो 1 2, चलिए 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। अब उसी तरह से यहाँ पर जब चलेंगे तो इसका पूरा नाम एसीटोफिनॉन है, 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। तो देखिए, इसी तरह से हम इसका रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। इसको याद रखना है, फ्री रीअरेंजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज हम करेंगे आगे कोल्बे रिएक्शन और रैमन-टिमन रिएक्शन। ध्यान देनी है, तो हम बोले क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं फ्री रीअरेंजमेंट की, कि जब फिनाइल एस्टर को अनहाइड्रस AlCl3 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलती है वो प्रोडक्ट के दौरान जो ये रिएक्शन कहलाती है उसी को हम फ्री रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर एटम का रिप्लेसमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है। अब एटम को रीअरेंजमेंट किए, इसका मतलब अगर ये कंपाउंड कहीं जाकर जुड़ रही है तो वो कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड में या तो ऑर्थो से जुड़ेगी और नहीं तो पारा से जुड़ेगी। अगर ऑर्थो और पारा से जुड़ रही है तो वहां से H+ है
H हाइड्रोजन है तो H प्लस आयन के रूप में जहां से वो निकल रही है वहां पर आके जुड़ जाएगा। इसी तरह के कंपाउंड को फ्रिज रीअरेंजमेंट कंपाउंड कहा जाता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक लास्ट रिएक्शन और है। तो फ्रेंड्स चौथा रिएक्शन जो है, 4 रिएक्शन बताने जा रहे हैं स्टरीफिकेशन के अंतर्गत बेंजोलेशन। तो बेंजोलेशन में क्या है जो ध्यान देनी है, बेंजोलेशन में बेंजाइल ग्रुप आकर जुड़ती है। तो यह अभिक्रिया होती कैसे है जो यहां पर ध्यान देनी है। सबसे पहले कि जब फिनॉल को एसिड क्लोराइड मतलब बेंजोनॉइल क्लोराइड यही है, ध्यान देनी है आपको। चलिए CO यहां पर Cl, ध्यान देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, एक्वस में होना चाहिए। कि जब फिनॉल को बेंजोनॉइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, फिनॉल है, बेंजोनॉइल क्लोराइड है, जब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं तो आपको तो ये पता है कि ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। आपको पहले भी मैंने हिंट कर दिया कि यहाँ जब भी स्टरीफिकेशन की काम करेंगे उसमें हम उपस्थिति में जो लेंगे वो बेस ही लेंगे। बेस के काम करने के कारण ये H प्लस आयन को अपनी ओर खींचती है। तो यहां से क्या करती है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान देंगे H प्लस आयन को बाहरी ओर खींची तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटती है। बॉन्ड टूटेगी तो ये इधर की ओर चल जाएगी, इस पे निगेटिव हो जाएगी और इस पे पॉजिटिव हो जाएगी। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव। तो जो आपका प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर है O, अब फिर यहां पर आ गया C, अब फिर यहां पर आ गया O, और फिर इधर आ गया फिनॉल। इस तरह के प्रोडक्ट आपको मिलेगी। और जो बाहर निकल रही है तो क्या H और Cl, HCl निकल रही है? नहीं, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये H जो है OH को लेकर बाहर निकलती है वाटर के रूप में, और यहाँ पर Cl जो है Na को लेकर NaCl बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर इसका नाम अगर जानना चाहें तो इसका नाम तो बतेबे किए थे, इसका नाम क्या है, फेनाइल। इसका नाम हो गया फेनाओएट। फेनाइल फेनाओएट, यह ध्यान देना है। या इसको हम लिख सकते हैं बेंजाओएट, फेनाइल बेंजाओएट। तो ध्यान देना है, इस तरह के रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म तो आप इसको कर भी सकते हैं। चले देखिए, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बोलिए हम कर देते हैं फिर। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, मैकेनिज्म तो और आसान है। सबसे पहले बात करनी है क्या, देखिए सबसे पहले चलते हैं इसकी बात करते हैं फिनॉल की। जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहां पर बेस है, अब बेस जो है एसिड को लेकर बाहर निकला, मतलब H2O, यहां से OH, यहां से H2O बाहर निकला। आपका प्रोडक्ट जो तैयार हुआ वो प्रोडक्ट इस तरह का मिला होगा, O-। अब इसको कराते हैं बेंजोनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। देखिए बेंजोनॉइल क्लोराइड के साथ, तो जब बेंजोनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए तो देखिए C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर इसको निगेटिव तो इसको पॉजिटिव की जरूरत है, यहां पर निगेटिव है तो पॉजिटिव की जरूरत है। अब पॉजिटिव की जरूरत है तो यहां पर ध्यान देना है क्या किए कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी ओर तोड़कर ले लिया। जब ले लिया तो यहां पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव
यहाँ पर आ गया पार्शियल निगेटिव। तो ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच कर गया। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिला, इस तरह का प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से आके जुटा कार्बन, ध्यान देना है, अभी यहां से जुड़ रहा है ना, तो ये कार्बन, और कार्बन पर एक वो है बेंजाइल ग्रुप, यही कार्बन पर एक वो है क्लोरीन, और यही कार्बन पर एक वो है ऑक्सीजन O-। यहां से क्या किया, उसको हम एक ही टर्म में और लेते हैं। देखिए इससे ये प्रोडक्ट तो बना आपको, यहां पर जो Na+ बच रहा था, Na+, यहाँ OH H को लेके बाहर निकला, बाकी आपको Na+ तो बच ही रहा था ना, वो Na+ यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या किया कि ये क्लोरीन को लेकर निकल गया, Na+ आया तो यहाँ क्लोरीन देखा कि मेरा जुड़ा आ गया, तो ये भी क्या किया, ये क्लोरीन को लेके बाहर निकल गया, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप था। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और लेके बाहर निकल गया। तो यहाँ पर तो आपको NaCl निकल गया, तो यहाँ से जब NaCl निकल गया तो यहाँ से Cl गायब हुआ, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव। देखिए जब कार्बन पर पॉजिटिव आ गया तो ये क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉन घट रहा था, ये इसके बगल में ऑक्सीजन जो था इलेक्ट्रॉन लिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना पुनः कार्बन को बैलेंस होने के लिए वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो जो प्रोडक्ट बना, ये पहले से पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। देखिए अब ये स्ट्रक्चर को मिलाइए, बताइए दोनों स्ट्रक्चर एक ही है कि नहीं। तो इसी तरह से मैकेनिज्म इसका होता है। तो इसको आप डिटेल में कर सकते थे, हम और चरण में भी बढ़ा सकते थे। देखिए एक कोई क्लोरीन निकालते, फिर एक कोई बैक बॉन्डिंग करवाते, इलेक्ट्रॉन जो दिया था ऑक्सीजन उसको दबाते, तो चरण बढ़ता, 2-3 चरण और बढ़ता। तो हम शॉर्ट में कर दिए, क्यों, क्योंकि पहले मैं डिटेल में कर दिया हूं, इसको अब शॉर्ट में लेके चलेंगे ताकि मेरा टाइम से सिलेबस भी चलते रहे। तो बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती है क्या कि वीडियो समय से नहीं मिलता है, तो अभी लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो वीडियो लोड होने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो आप उस पर हड़बड़ाइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, डोंट वरी। यहाँ पर है क्या कि जैसे ही वीडियो लोड हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन चल जाएगी। कब, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन को दबाकर ऑल को टिक मार दिए होंगे, तो आप जैसे ही हम यहाँ वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चल जाएगी। जैसे परसों का वीडियो मैंने बनाया था, तो वो नेट ये यूट्यूब पर डालने के लिए नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण अपलोड नहीं हो पाया था, तो मैंने अपलोड कर दिया। ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ तुरंत अपलोड मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान देनी है कि वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर जिन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रही है वे बच्चे कम से कम 1 बार 2 बार जरूर देखिए, नोट्स बनाएं। जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपको मैकेनिज्म तो समझ में नहीं आएगी, रिवीजन नहीं करिएगा, मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगी। फिर वही काम करिएगा जो लोग टीचर करते हैं, क्लास में आते हैं, रिएक्शन लिखा देते हैं, बच्चों याद कर लेना। ये काम अगर आपको करनी है तो ये वीडियो को मत देखिए, आराम से रिएक्शन याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या, आप IIT कर लीजिएगा, आप PMT कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप ओनली फॉर इंटर में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टच नहीं कर पाइएगा, और आपको सक्का भी लगा हुआ रहेगा कि हम जो बना रहे हैं सही बना रहे हैं, लेकिन आप तो वहां पर गलती मार रहे हैं। जब तक आपको मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे एक बात मैंने एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। क्या मैंने अभी बताया कि जब ये ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में लिया हूं, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हूं तो इसको चाहिए क्या, एसिड, ये बेस की तरह काम कर रहा है, एसिड चाहिए। तो एसिड यहां से हम इसको देंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां से टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, तो ये H और Cl के लेकर बाहर निकल गया। पहले जो पढ़ाता है उसी तरह का है ना, HCl को बाहर निकल गया, ये कंपाउंड वहां से जुड़ गया, तो क्या NaOH कहां चल गया। तो इसी तरह के प्रॉब्लम होती रहती है आपको।
जब तक आप क्लियर नहीं करिएगा मैकेनिज्म को तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए जब इसका मैकेनिज्म हम निकाले तो एक बार में हमको H2O निकला, एक बार में NaCl निकला, सबका यूज हो गया, सब प्रोडक्ट भी बन गया। तो ये मैकेनिज्म जरूरी है ऑर्गेनिक में। जब तक ऑर्गेनिक में आप मैकेनिज्म क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, रिएक्शन कभी भी नहीं बनेगी। आप गेसिंग तौर पे रिएक्शन याद करके गेसिंग तौर पे बनाइएगा तो आपको 70% रिएक्शन आपको गलत होगी, 30% ही सही होगी। तो इस लॉकडाउन में करना क्या है, लॉकडाउन में बैठिए, मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, मेरा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर मिल जाएगी। जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर को पढ़िए और जो भी पढ़ना है वो डिटेल में पढ़िए ताकि आपको भी समझ में आए। आप भी किसी को बताइए, आप किसी को राय दीजिए, मेरे वीडियो को फैलाइए ताकि वो भी बच्चा सीख सके। तो अभी मैं ऑर्गेनिक लेके चल रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों में, अब तो ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर, बस नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। तो उसके तुरंत बाद मैं फिजिकल लेके आऊंगा और उसको भी इसी तरह से समझाऊंगा जिस तरह से ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल के साथ। तो आज का क्लास